इन बिहार चुनावों पर एक और स्निपेट के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन स्निपेट्स में जिस तरह से हम उन प्रमुख कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्या रुझान वर्तमान में एनडीए सरकार के फिर से चुने जाने या सत्ता से बाहर होने के पक्ष में है? पहला सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है, क्या बिहार में सत्ता विरोधी लहर मजबूत है या क्या बिहार का सत्ता विरोधी द्वार खत्म हो गया है? तो हमने पिछले 75 वर्षों में बिहार की सरकारों के फिर से चुने जाने या सत्ता से बाहर होने की प्रतिशत संभावना का विश्लेषण किया और हमने पाया कि सत्ता में बने रहने के 3 अलग अलग चरण हैं। आज़ादी के बाद पहले 25 वर्षों में मतदाता आशा से भरे हुए थे, जो उत्साह की सीमा पर थी और हर इलेक्शन में बिहार के लोगों ने सरकार को फिर से सत्ता में वापस वोट दिया। एक अमेजिंग 100% सत्ता समर्थक लहर। लेकिन अगले 25 वर्षों में 1977 से 2002 तक वह मतदाता के गुस्से का दौर था, जिसके कारण सत्ता विरोधी लहर पैदा हुई और केवल 33% सरकारें ही सत्ता में वापस चुनी गईं। या असल में हर 3 में से 2 सरकारों को मतदाताओं ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2002 के बाद का सबसे हालिया चरण, जो लगभग 2 दशक का है, यह दिखाता है कि सत्ता विरोधी लहर से दूर बिहार में अब मध्यम सत्ता समर्थक लहर है, जिसमें 60% बार सरकारें फिर से चुनी जाती हैं। यह सिर्फ मध्यम है। पिछले 75 वर्षों में यह 3 चरणीय पैटर्न पूरे भारत में राज्य दर राज्य विधानसभा चुनावों से अलग रहा है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल में भारी सत्ता समर्थक लहर है। वहीं दूसरी ओर केरल, तमिलनाडु और आंध्र के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ पंजाब, यूपी और राजस्थान के उत्तरी राज्यों में अभी भी मजबूत सत्ता विरोधी लहर है। संक्षेप में, स्वतंत्रता के बाद से भारत में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में 260 विधानसभा चुनाव हुए हैं। छोटे राज्य नहीं, वे अतिरिक्त हैं। और जहां अंतर्राज्यीय अंतर हैं, वहीं सभी राज्यों का एक साथ समग्र औसत का एक उल्लेखनीय रूप से समान पैटर्न है। भारत का सत्ता विरोधी लहर का दौर अब समाप्त हो गया है। स्वतंत्रता के ठीक बाद राज्य सरकारों के लिए एक अच्छा समय था, जब पूरे भारत में 82% सत्ता समर्थक लहर थी। फिर वे 25 साल आए जो राज्य सरकारों के लिए एक भयानक समय थे, जिसमें केवल 29% को ही दोबारा चुना गया। और अब आइए इसे कॉल 50-50 का दौर जिसमें हम अब हैं। पूरे भारत में राज्य सरकारों के पास फिर से चुने जाने या सत्ता से बाहर होने का 50-50 मौका होता है। तो 60% सत्ता समर्थक लहर के साथ बिहार वास्तव में थोड़ा अधिक सरकार समर्थक है और अखिल भारतीय 50-50 औसत से ऊपर है। जो बड़ा सवाल उठता है वह ये है कि बिहार के लोग वोट सरकारों को सत्ता से बाहर करने से ज़्यादा बार समर्थन क्यों करते हैं, राज्य के विकास के खराब रिकॉर्ड के बावजूद। बिहार आज भारत का अब तक का सबसे गरीब राज्य है। तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में औसत मासिक आय हर महीने 26,000 से 27,000 रुपये है। उसकी तुलना में बिहार में एक व्यक्ति जो औसतन महीने में केवल 5,700 रुपये कमाता है, यह अधिक समृद्ध राज्यों में नागरिकों की कमाई का लगभग 1/4 है। फिर भी बिहार के गांवों और छोटे शहरों में हम जिन कई मतदाताओं से मिले, उन्होंने कहा, हाँ, हमारा राज्य बहुत बुरी हालत में है, गरीबी भयानक है, नौकरियां नहीं हैं और हालात बेहतर होने के कोई आसार नहीं है, लेकिन हम सरकार के लिए फिर से वोट करेंगे। हालांकि बिहार में सत्ता के पक्ष में मामूली लहर नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं बनाती है। बिहार काफ़ी आसानी से सत्ता में पार्टियों को बदल सकता है, क्योंकि चुनावी तौर पर यह भारत के सबसे अस्थिर राज्यों में से एक है। मतलब ये कि वोटों में छोटे उतार चढ़ाव सीटों में बड़े उतार चढ़ाव ला सकते हैं और सीटें मायने रखती हैं। नीतीश और एनडीए को सत्ता लूज के लिए वोटों में ज़रूरी बदलाव अपेक्षाकृत बहुत छोटा -3% है। अब क्या यह अस्थिरता अनयूजुअल है? भारत में कौन से राज्य सबसे ज़्यादा अस्थिर हैं? बिहार असल में 7वां सबसे अस्थिर राज्य है। वोटों में सिर्फ 3% के उतार चढ़ाव से सत्ताधारी एनडीए को 14% तक सीटों का नुकसान होता है, जो कि लगभग 34 सीटें हैं।
-3% वोट लॉस, लेकिन 14% सीटों का नुकसान। डुमोंट ये अपने आप में बताता है कि ये एक हाई रिस्क इलेक्शन है। हालांकि कुछ राज्य बिहार से भी ज़्यादा अस्थिर हैं, जैसे राजस्थान, तमिलनाडु और उड़ीसा, लेकिन ज़्यादातर राज्य कम अस्थिर हैं और इसलिए बिहार से कम जोखिम भरे हैं। अगला सवाल ये है कि अगर बिहार में सरकारों के लिए सिर्फ थोड़ा सत्ता समर्थन है तो व्यक्तिगत उम्मीदवारों का क्या, सरकारों का नहीं? क्या मौजूदा विधायक नए उम्मीदवारों की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हैं या वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं? बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के लिए नए उम्मीदवार मौजूदा उम्मीदवारों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो कैंडिडेट स्तर पर मामूली सत्ता विरोध का संकेत देता है। नए उम्मीदवारों के जीतने की संभावना 65% है, जबकि मौजूदा विधायकों की थोड़ी कम जीतने की संभावना 57% है। दूसरी ओर तेजस्वी की आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के लिए उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट सत्ता समर्थन है। नए उम्मीदवारों के जीतने की संभावना सिर्फ 11% थी, जबकि मौजूदा विधायकों की 43% थी। ये एक इलेक्शन जीतने की 4 गुना ज़्यादा संभावना है। क्या यह इंगित करता है कि आरजेडी और कांग्रेस के चुने हुए विधायक अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक खराब समग्र समर्थन नए उम्मीदवारों को ज़्यादा लाभ नहीं देता है? नए उम्मीदवारों के लिए 11% कहना मुश्किल है, लेकिन नए उम्मीदवारों के लिए इतनी कम विन दर दिखाने वाले आंकड़े महागठबंधन की हार के लिए बिल्कुल निर्णायक प्रतीत होते हैं। इस इलेक्शन में एक और बिल्कुल अलग लेकिन निर्णायक ट्रेंड महिला मतदाताओं को 10,000 रुपये की प्री इलेक्शन सहायता रही है। दूसरे इसे सरकारी धन का उपयोग करके खुल्लम खुल्ला वोट खरीदना कॉल, खुल्लम खुल्ला लेकिन प्रभावी। लेकिन जब हमने राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया तो हमने पाया कि महिला मतदाताओं में नीतीश कुमार की एक बहुत ही अनुकूल छवि थी, न कि सिर्फ लेटेस्ट 10,000 रुपये के उपहार के कारण। हम जिन कई महिला मतदाताओं से मिले, उन्होंने कहा कि नीतीश हमेशा महिला समर्थक रहे हैं। बहुत पहले 2007 में बिहार की हर एक स्कूली छात्रा को साइकिलें दी गई थीं। 2016 में पूरे राज्य में शराबबंदी लागू की गई, एक ऐसा उपाय जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए पारिवारिक बजट और पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाना था। तो लेटेस्ट 10,000 रुपये को नीतीश कुमार द्वारा महिला समर्थक नीतियों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में ही देखा जाता है, और नीतीश की महिला समर्थक छवि वास्तविक इलेक्शन परिणामों में झलकती है। महिला मतदाता उनकी जीत या हार की कुंजी लगती है। जहां महिला मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने निकलती हैं, वहां एनडीए जीतती है। जहां महिला मतदाताओं का मतदान पुरुषों से कम होता है, वहां महागठबंधन विन करता है। उदाहरण के लिए बिहार के उत्तर के 2 प्रमुख क्षेत्रों कोसी और दरभंगा में, इन दोनों क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान बहुत ज़्यादा है, पुरुषों से लगभग 12% अधिक, जो एक प्रमुख कारण है कि क्यों इन दोनों क्षेत्रों में एनडीए 70% से अधिक सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करती है। दूसरी ओर इसके विपरीत पटना और मगध में, जहां महिलाओं का मतदान पुरुषों से कम है, एनडीए केवल 30% सीटें जीतती हैं। मतदाताओं और उम्मीदवारों के साथ बार बार बातचीत में सामने आया एक और विषय इस इलेक्शन कैंपेन की असामान्य रूप से छोटी अवधि है। पिछले 15 सालों में यह पहली बार है कि इलेक्शन आयोग ने केवल 2 चरणों की घोषणा की है। 2020 में 3 चरण थे, 2015 में 5 चरण थे और 2010 में 6 चरण तक थे। लेकिन चरणों की संख्या में इस कमी से किसको फायदा होता है? हाल के चुनावों के सबूत बताते हैं कि बहुचरणीय चुनाव एनडीए को नुकसान पहुंचाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार में 7 चरणों में मतदान हुआ। हर चरण में एनडीए के खिलाफ झुकाव बढ़ता गया। कैंपेन जितना लंबा होता है, एनडीए का प्रदर्शन उतना ही खराब होता है, जो इस बात का संकेत है कि एनडीए लंबे कई चरणों वाले चुनावों में खराब प्रदर्शन करता है, और यह सबूत वास्तव में दूसरे राज्यों में भी पुष्ट होता है। यूपी में 2024 के चुनाव भी 7 चरणों के साथ बहुत लंबे थे। एक बार फिर बीजेपी का कैंपेन सफल नहीं रहा। हर चरण में बीजेपी के खिलाफ स्विंग और खराब होता गया। बस एक और उदाहरण लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र का, इसमें 5 लंबे चरण थे।
फिर से हर चरण के साथ बीजेपी के खिलाफ स्विंग बदतर होता गया। 5 चरणों और अंतिम चरण में स्विंग लगभग 11% था। यह पहले चरण से दोगुना खराब था। तो हम यह जांचने के लिए बिहार के गांवों और छोटे कस्बों का दौरा करेंगे कि क्या मूड में किसी भी तरह से बदलाव आया है और क्या कोई नए मुद्दे सामने आए हैं।